बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अबरार सईद। नाज़रीन, सुनता जा शर्माता जा के मुस्ताक। आज मैं आपसे दो तीन चीज़ें शेयर करता हूँ। पीटीआई के कौमी असम्बली के मेंबरान जो कि 125 के लगभग अब बकाया रह चुके हैं, उनके इस्तीफ़ों का मामला हो तो हैरानगी की बात है कि वतन पाक में जहाँ कैंडिडेट उम्मीदवार मेंबरान असम्बली की नशस्तों के पीछे पीछे होते हैं और उसके लिए वो तरह तरह की हजीमत का सामना भी उठाते हैं करते हैं, लेकिन यहाँ मामला उल्ट हुआ पड़ा है कि गुज़िश्ता 8 माह से मेंबरान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक पीटीआई से है वो इस्तीफ़े दिए खड़े हैं। स्पीकर साहब के पीछे पीछे हैं कि किसी तरह हमारे इस्तीफ़े मंजूर करो, लेकिन स्पीकर साहब हैं कि हाथ नहीं आ रहे। वो कभी कोई बहाना करते हैं, कभी कोई बहाना करते हैं, लेकिन इस्तीफ़े मंजूर करने की तरफ नहीं जाते। हाँ, बीच में एक दफ़ा उन्होंने 10 नशस्तों पे इस्तीफ़े मंजूर किए थे, लेकिन उसकी इतनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी कि उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि तमाम पीडीएम की जमातों ने तौबा कर ली कि अब किसी का कोई इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना। इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में वफाकी काबीना के तमाम अहम वज़रा इमरान खान साहब को बार बार ये चैलेंज करते फिरते थे कि अगर इंतखाबात में जाने का शौक़ है, अगर असम्बलियाँ डिज़ाल्व कराना चाहते हो, कौमी असम्बली को ख़त्म कराना चाहते हो, तो पहले पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ डिज़ाल्व करो, उन्हें ख़त्म करो। लामहल्ला दूसरे दिन हम लोग इंतखाबात में चले जाएंगे। जब इमरान खान ने ये चैलेंज कबूल कर लिया तो बैन स्पीकर कौमी असम्बली के बिल्कुल बैन। अब ये सारी की सारी काबीना बमा वज़ीर आज़म और बमा दीगर तमाम जमातों के जो पीडीएम में शामिल हैं वो सारी आगे आगे दौड़ रही हैं और पीटीआई उनके पीछे पीछे है कि कैसे असम्बलियाँ डिज़ाल्व करनी हैं। लेकिन पीडीएम की जमातें हैं कि वो तमाम आइनी, कानूनी और इखलाकी जवाज़ खोने के बाद बाकायदा आसिफ अली ज़रदारी साहब को लॉन्च करते हैं उनके मखसूस असलहा यानी कि बैगों समेत लाहौर में, और उन्हें ये टास्क दिया जाता है कि किसी ना किसी कुछ ना कुछ करके ये असम्बलियाँ ख़त्म होने से रोकी जाएं, क्योंकि अगर पंजाब असम्बली और केपीके असम्बली ख़त्म हो गई, डिज़ाल्व हो गई, तो इलेक्शन के सिवा कोई चारा ना रहेगा। और इलेक्शन तो पीडीएम की जमातों को इस वक्त मौत के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। कौमी और सूबाई असम्बलियों को छोड़ें, निचले लेवल के बल्दियाती इलेक्शन पे आ जाएं। लोकल इलेक्शन, मकामी इलेक्शन, जिन्हें जमहूरियत की पनीरी कहा जाता है, जमहूरियत की बुनियाद कहा जाता है। कराची में बिलावल भुट्टो की पार्टी जमहूरियत का लिबादा ओढ़े गुज़िश्ता 8 माह में 7 मरतबा बल्दियाती इलेक्शन को मुअत्तल कराने में कामयाब हो चुकी है। कभी वो ये कामयाबी हासिल करते हैं इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देकर, कभी वो ये कामयाबी हासिल करते हैं सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ हासिल करके, लेकिन बाई हुक कर क्रोक किसी न किसी तरह वो ये कामयाबी समेटने में कामयाब हो रहे हैं। गुज़िश्ता 8 माह में 7 मरतबा वो ये अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं कि बल्दियाती इलेक्शन को मुअत्तल कर सके हैं। अब आइए इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। बल्दियाती इलेक्शन जो जुलाई में होने जा रहे थे, उस वक़्त शहबाज स्पीड और उनकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त दी कि इस्लामाबाद में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लिहाजा इसकी आबादी के लिहाज से, आबादी की तादाद के मुताबिक हम नए सिरे से यूनियन कौंसल्स की हदबंदी करना चाह रहे हैं, इसलिए आप ये इलेक्शन मुअत्तल कर दें। यूँ ये इलेक्शन 6 माह के लिए मुअत्तल हो गए और इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वफाकी काबीना के कहने पर ज़र कसीर खर्च करने के बाद नए सिरे से हल्का बंदियाँ की और इन्हीं के कहने के मुताबिक, इन्हीं की मशावरत से यूनियन कौंसल्स की तादाद 51 से बढ़ाकर 101 कर दी। लेकिन वक्त है कि गुज़रता जाता है। वो दिन आ गया जिस दिन इलेक्शन होने थे, यानी कि दिसंबर के आखिरी दिनों में इलेक्शन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग करार पाई थी। उसके सिर्फ़ एक हफ़्ता पहले वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ख्वाब खरगोश से बेदार हुए और उन्हें एजेंसियों ने बताया कि जनाब अली, इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपकी और पीडीएम की पोजीशन ये है कि 101 यूनियन कौंसल में से 15 यूनियन कौंसल्स में चेयरमैन हज़रात तो बिला मुकाबला इलेक्ट हो चुके हैं और सारे के सारे पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं।
बकिया मानदा यूनियन काउंसिल्स में तमाम यूनियन काउंसिलों में आपके टिकट होल्डर कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि चंद एक यूनियन काउंसिलों में तो आपके टिकट होल्डर ही नहीं मिले, किसी ने आपकी टिकट अप्लाई ही नहीं की, और ना ही पीडीएम की दूसरी जमातों की। लिहाजा वहाँ पर भी पीटीआई के उम्मीदवार आसानी के साथ इलेक्ट हो जाएंगे। मुख्तसर ये कि इस्लामाबाद 27 किलोमीटर का जो हल्का जो आपके ज़ेरे क़यादत है, वो उसमें भी मेयर पीटीआई का आसानी से इलेक्ट हो जाएगा। ये सुनना था कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि नहीं, ये 101 जो हमने सिर्फ 6 माह पहले कानून साजी करके जो 51 से 101 यूनियन काउंसिल्स की थी, हम उन्हें 125 पे ले जाने जा रहे हैं। लिहाजा आप एक दफ़ा फिर इलेक्शन मुअत्तल करें और दोबारा से ये सारे का सारी एक्सरसाइज दोबारा करें और दोबारा से हल्का बंदियाँ करें, दोबारा से यूनियन काउंसिल्स की दर्जा बंदी होगी और उसके बाद इलेक्शन देखा जाएगा। ये सारा कुछ होने के बाद कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तो खोता खूह में गिरा दिया, ये कहकर कि मुझे तो हलफ उठाने के बाद ये पता चला कि मुल्क की मईशत की हालत इस कदर दगरगूं है। कमाल है वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप जैसा तजर्बाकार वज़ीर-ए-आज़म और इंतहाई लायक काबल फ़तीन ज़हीन कैबिनेट, उससे ये पता ही ना चला कि मईशत की हालत क्या है, जबकि आप गुज़िश्ता 35 साल से आपकी फैमिली और आप इक़्तिदार के ऐवानों में घूम रहे हैं। 3 दफ़ा आपके पास कौमी यानी कि वज़ारत उज़्मा आई, 4 दफ़ा आपकी फैमिली के पास वज़ारत आला पंजाब की आई, यानी कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा कि राजा रणजीत सिंह के बाद सबसे लंबा अरसा अगर किसी फैमिली ने पंजाब पे हुकूमत की है तो वो आपकी फैमिली है। इसे भी छोड़ें जनाब, आप गुज़िश्ता 3.5 साल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और अपोजिशन लीडर रहे हैं, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म गर्दाना जाता है, और आप और आपकी कैबिनेट हर महीने 10 दिन के बाद बाकायदा टीवी पे विराजमान होकर कौम को लेक्चर दिया करते थे कि किस तरह पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा और 70 रुपये लीटर पे ले जाया जाएगा, किस तरह बिजली के कौन कौन से प्लांट चालू किए जाएंगे, कौन सा कोयला कहाँ से उठाकर कहाँ रखा जाएगा, कौन सी गैस किस पाइप से गुजार कर कैसे दी जाएगी और बिजली सस्ते दामों आवाम को दे दी जाएगी। इसी तरह आप गैस के हवाले से बातें करते थे कि किस तरह कतर के साथ मुआहदों के बाद गैस आवाम को वाफर मिकदार में मुहैया की जाएगी और डॉलर और पेट्रोल को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। ये तो आपका हर दूसरा वज़ीर एक कौम को बता रहा होता था। लेकिन ये अलग बात है कि जब से आप लोगों ने इक़्तिदार संभाला है, हलफ लिया है, तो आपके वज़रा टीवी पे आने से कतराते हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप ज़िम्मेदार हैं, आपको सब पता है। अगर आपको ये पता नहीं था कि मईशत किस हाल में है तो ये आपकी सबसे बड़ी नाअहली है। अगर उस वक़्त आपको ये पता नहीं था कि मईशत किस हाल में है तो आज तो आपको पता चल गया होगा कि मईशत किस हाल में है। लेकिन इस हाल में पहुंचने के बावजूद आप रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी कैबिनेट में इजाफा करते जा रहे हैं, तो ये किस मर्ज़ की दुआ है। अगर आज आपको ये पता चल गया है कि पाकिस्तानी मईशत किस कदर दगरगूं हालात में है, इसके बावजूद आप अपने अल्ले तल्ले बढ़ाते जा रहे हैं, आप और आपकी फैमिली के प्रोटोकॉल्स में इजाफा होता चला जा रहा है, तो ये किस मर्ज़ की दुआ है। ये आप कौन सा इलाज करने जा रहे हैं मईशत का। और अगर आज आपको पता चल गया है कि मईशत इस कदर ख़राब हो चुकी है तो आपने उसके हल के लिए कौन सा नुस्खा तजवीज़ किया है। आपने गुज़िश्ता 8 माह में एक दफ़ा भी कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए या बराह रास्त कौम से ख़िताब करते हुए कोई एक नुस्खा तजवीज़ किया, कोई एक हल सोल्यूशन कोई एक भी दिया कौम को कि कैसे अब हम इस मईशत को कंट्रोल करने जा रहे हैं, कैसे इसे सुधारने जा रहे हैं, कैसे इसे सही ट्रैक पे ले जाने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने इनमें से कोई एक इक़दाम भी नहीं किया। मासवा ये कि आपने नैब में के कवानीन में तरामीम की, अपने और अपनी फैमिली के और अपने दोस्त अहबाब के मुकदमात ख़त्म किए, और यही आपकी तरजीह थी। अभी तक नज़र ये आ रहा है कि यही आपकी तरजीह है। अगर यही तरजीह है वज़ीर-ए-आज़म साहब और इस पे आप
اترا بھی رہے ہیں کہ اکتوبر 2023 تک ہم یوں ہی اقتدار سے چمٹے رہیں گے، خدا کا خوف کریں، اس عوام پہ کچھ تو رحم کریں۔ اس عوام نے آپ کو کیا کیا نہیں دیا، کون سی عزت ہے، کون سی سہولت ہے جو اس عوام کے خون پسینے سے آپ نے نچوڑ نہیں لی۔ خدا کا خوف کریں، اس ملک پہ رحم کریں اور اس ملک کے ساتھ اپنوں والا کچھ تو سلوک کریں۔ اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔